प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बेटा विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसको लेकर आए हैं और उसे सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी करते रहें आंसर जो भी है। ठीक है। ये है बेटा 2013 का विज्ञान का है 824 EL सेट है। ठीक है। अब वो ये कह रहा है प्रश्न पत्र में खंड आ बा में विभाजित किया गया है। खंड बा 3 उपभुक्त नाम है, 1 2 3 में विभाजित है। ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा, जो ORM वाला है, पहले बहुविकल्पी। ठीक है। तो पहला बहुविकल्पी स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला है क्वेश्चन, ये कह रहा है, देखेंगे बेटा पहला पार्ट ए में बहुविकल्पी है। तो ये कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य होते हैं। नंबर 1 है केवल अपतन दर्पण के लिए, केवल उत्तन दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। तो जो परावर्तन के नियम होते हैं बेटा वो सभी अपतन दर्पण, उत्तन दर्पण और समतल दर्पण सभी के लिए होते हैं। ठीक है, ये इसका सही है। फिर अगला है बेटा दूसरा है, ये कह रहा है किसी वस्तु का आवर्तिक काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। जो प्रतिबिंब है काल्पनिक कब बनता है, यानी काल्पनिक मतलब होता है आभासी। आभासी कब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब नंबर 1 उत्तल लेंस द्वारा, उत्तन दर्पण द्वारा, अपतन दर्पण द्वारा या ए और सी दोनों से। तो हमारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब है यानी आभासी है वो उत्तल लेंस और अपतन दर्पण दोनों से बनता है। तो कौन सा होगा? ए और सी, यानी डी होगा इसका। ठीक है। अगला है बेटा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा देखेंगे। देखो ये कह रहा है बेटा तीसरे में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक, विद्युत रोधी। तो क्या कहलाता है बेटा? विद्युत रोधी कहलाता है। ठीक है। अगला है चौथा, विद्युत शक्ति की इकाई है। जो विद्युत शक्ति होती है, पावर हॉर्स जो होती है विद्युत शक्ति, तो उसकी जो होती है वोल्ट, वाट, जूल, कूलाम। तो क्या होती है बेटा? वाट होती है उसकी, यानी जो विद्युत शक्ति होती है उसका जो इकाई होती है वो क्या होती है? वाट। ठीक है। अगला है बेटा पांचवा, ये कह रहा है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। जो ऊष्मा की मात्रा होती है यानी H बराबर IRT, आई स्क्वायर RT होता है। ठीक है। तो इसमें आई कांस्टेंट है, बाकी तो ये आई को मान रखना। आई कितना है? 3 गुना कर दें तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग यानी 9, 9 गुना हो जाएगा। ये सही है। ठीक है, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला है बेटा एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। ये कह रहा है एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो देख नहीं पाता है। तो कौन सा? दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, इसका मतलब कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। उल्टा होता है ना, तो कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। अगला है बेटा सातवां, ये कह रहा है एक अपतन दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी जब कोई अपतन दर्पण है, तो अपतन दर्पण हमेशा बेटा वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। वो कह रहा है ना फोकस पर हो, ध्रुव और फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र पर हो, अनंत पर हो। तो कहाँ पर होगी? अनंत पर होगी। तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा और अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगला देखेंगे बेटा, अगला है आठवां। अब ये आ गया बेटा केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का। तो हमारा जो होता है वो किसका होता है बेटा? संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है। जिंक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जब हम जिंक चूड़ पर क्या करते हैं? H2SO4 तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करते हैं तो H2O निकलता है, हाइड्रोजन। H2O O2 और Cl2 CO2। तो कौन सा निकलता है? H2। ठीक है बेटा। अगला है 10वां, ये कह रहा है बेटा सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। नंबर 1 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन होती है जो रूम रूम टेम्परेचर पर क्या ब्रोमीन रहती है? द्रव में रहती है। ठीक है। अगला है प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह AOH है या COH है, C डबल बॉन्ड O है या CHO है। तो कौन सा है? कीटोन,
प्रोपेनॉन है ना, तो कीटोन होगा, ठीक है, ये वाला होगा। अगला है बेटा, अगला भी मिलान कर रहा है ए और बी से, ठीक है। तो वो ये कह रहा है एल्डेहाइड, एल एल्काइन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलो एल्केन। तो देखो हेलो एल्केन, हेलो तो हेलो ग्रुप किसमें, बी आर है, तो इसको तो ये रहे सी से मिला दो, सी से हो जाएगा, ठीक है। अब एल्काइन तो 3 है, तो बी इससे जाएगा डी से। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हो जाएगा एल्डेहाइड, बी हो गया, ठीक है। तो ए सी, ए का सी ये नहीं है, ए का बी हो सकता है, बी का सी नहीं है, बी का सी नहीं है, ए का डी नहीं है, ए का बी का डी, हाँ यही सही है, डी सही है बेटा इसमें, ठीक है। अगला देखो बेटा, ये कह रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 2, 4, 3, 5, तो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है बेटा, 4 होती है, ठीक है। अगला है चौथा क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है 14वां, वह जैविक विक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, जनन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, पाचन द्वारा, परिसंचरण द्वारा। तो जनन द्वारा तो नहीं होता है, उत्सर्जन, उत्सर्जन द्वारा क्या होता है, हम वेस्ट जो पदार्थ होते हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, ठीक। 15वां, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, सही बात है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी सही है। ग्लूकोज का पायरुवेनिक अम्ल में विखंडन होता है, ये नहीं सही है, ये मनुष्य, ये जो है अलग क्रिया है, ठीक है, ये इससे प्रकाश संश्लेषण से नहीं संबंधित है। ये कह रहा है प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, नंबर 1 चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने, जॉन मेंडल ने या ह्यूगो डी ब्रोजी ने। तो जो प्राकृतिकवाद दिया था डार्विन ने दिया था, ठीक है। अगला है बेटा 17वां, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे, नंबर सरसों में, साइकस में, अरहर में, मटर में। तो किस में किए थे भाई, ये तो बहुत फेमस है मेंडल का, कौन सा है, मटर, ठीक है। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, नंबर 1 पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। तो किस में होते हैं बेटा, पपीता में एक लिंगी होते हैं। अगला कह रहा है मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो किसमें किया जाता है, गर्भाशय में बेटा, जिसे गर्भाशय हो, ठीक है। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, सही बात है। यह विक्रम सामान्य ईस्ट में होता है, ये भी सही है। इस क्रिया में पायरुविक या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है, सही है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, किण्वन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, यही सही है बेटा, जो कि ये क्रिया नहीं होती है, ठीक है। अगला देखेंगे बेटा, अब बी पार्ट है इसका, ऑब्जेक्टिव तो सारे हो गए, आप कमेंट बॉक्स में देते रहे आंसर इसके। अब अगला है बेटा, अगला है बेटा, ये कह रहा है अपतन दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। अपतन दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, फोकस एवं दर्पण के ध्रुव में हो। तो बेटा ये जो है पहले अपतन दर्पण के किन्हीं दो उपयोग वो 2 नंबर में, बाकी ये करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो देखो बेटा ये कह रहा है पहले अपतन दर्पण के 2 उपयोग। तो अपतन दर्पण का जो उपयोग होता है बेटा, पहले तो दाढ़ी बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका जो है डॉक्टर जो है दांत नाक कान गले के ऑपरेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब इसका देखो चित्र देखेंगे, पहला वो ये कह रहा है जब वस्तु कहाँ हो, वो ये कह रहा है वस्तु जो है अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, तो पहला करेंगे, पहले अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक। तो इसके लिए बनाएंगे, ये कोई एक समांतर किरण लेंगे, ये कोई अपतन दर्पण हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये इसका सेंटर है C, ये इसकी फोकस है F, ठीक है। तो ये एक अनंत पर कोई एक वस्तु है O डैश, ठीक है।
तो एक इसके समांतर किरण लेते हैं, पैरेलल जाती है, जो फोकस से होकर जाती है, और एक बेटा इसके सेंटर से होकर जाती है, जो इसी माध्यम में जाने के बाद वापस लौट आती है, जो कहाँ पर मिलती है बेटा, आई। ये यहाँ से लंब डाल देते हैं, तो ये आई हो जाएगा, ये आई डैश हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया जब कहाँ हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र पर हो, पहला हो गया। बी करेंगे बेटा, बी में क्या रहा है, फोकस एवं दर्पण के बीच में हो, तो फोकस में इसका आभासी बनता है, आप जानते ही सभी, ये अपतन दर्पण है। ठीक है, अपतन दर्पण हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव है, ध्रुव इसमें नहीं दिया है तो ये दे लेना, पी दे लेना। ठीक है, अब देखेंगे बेटा जो हमारी वस्तु है वो कहाँ है, यहाँ बीच में है। ठीक है, ओ ओ डैश ध्रुव के बीच में, तो इसके समांतर खींचेंगे, जो परावर्तन होकर कहाँ होकर जाएगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और ये पीछे मिलती हुई जाएगी ऊपर तक। फिर एक बेटा इस यहाँ से जाएगी, जो इसके सेंटर से जाएगी और आगे जाके मिल जाएगी आभासी। ठीक है, इस तरह से बनेगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है आई आई डैश, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला वाला। ठीक बेटा, अब दूसरा कह रहा है बेटा, अब अपवर्तन के क्या नियम है। फिर इसमें न्यूमेरिकल भी दिया है, 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष की लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, ये पूछ रहा है बेटा। ठीक है, इसे सॉल्व कर। अगला है बेटा, ये कह रहा है अपवर्तन के नियम बताइए। 3 सेंटीमीटर वस्तु के मुख्य अक्ष से लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा। यानी जो इसने जो दिया है, क्या दिया है, वस्तु की लंबाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, फोकस दूरी है बेटा 30 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी हमेशा, अब उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो किसकी होगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी माइनस की। ठीक है बेटा, तो हम निकालेंगे इसे, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f फोकस दूरी 30 बराबर 1/v माइनस 1/-10, माइनस माइनस प्लस, इधर जाके 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/10, 30 लासा 1 माइनस 10 3 माइनस के 2/3 2 15 माइनस के 1/15 है, तो v जो हो जाएगा वो माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हमें निकालेंगे m बराबर क्या होता है, v/u। तो v कितना है बेटा, v आ गया माइनस के 15, u कितना है, वस्तु की दूरी u 10, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे निकालेंगे तो m बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी, यानी h डैश बटे h वस्तु की दूरी, तो 1.5 बराबर h डैश बटे h, वस्तु की दूरी कितनी है 3, तो 15×45 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, किसका है बेटा, प्लस की है, तो कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब। तो देखो ऐसा कैसा बनेगा, आभासी सीधा,
आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा जो वस्तु से कैसा होगा, हमारा ये जो है कितनी आई है 4.5, 3 था तो बड़ा बनेगा ना, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा है, आभासी है, क्योंकि भी मानस की है इसलिए आभासी, आभासी होगी तो हम प्रतिबिंब को उस पर नहीं ले सकते। ठीक है, यही इसका आंसर है। और वही पूछ रहा है ये अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और अपवर्तन को सॉरी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। यही नियम है ना, यही करेंगे। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं बेटा। ये कह रहा है बेटा ओम का नियम लिखिए, इस किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों के उल्लेख कीजिए। तो ओम का नियम क्या आता है, बी बराबर आई आर, यानी वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई, यानी विभव और आई के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध या कांस्टेंट होता है। यही ओम का नियम कहलाता है। अगले में कह रहा है बेटा तार के प्रतिरोध को प्राप्त करने वाले किन्हीं दो कारक, तार जो है जो प्रतिरोध जो है तार की लंबाई के अनुपाती होता है, यानी डायरेक्ट कनेक्टेड होता है इससे, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो इसके हैं, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या उसके ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये भी एक कारण है। अगला कह रहा है वाट का एक बल्ब 20 वोल्ट के मेन से जुड़ा है, केवल 5 मिनट उपयोग किया जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा एवं तो पर ऊष्मा की मात्रा कीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है बेटा I बराबर P अपॉन V, तो 400/200 ये कट जाएगा, यानी 2 एम्पियर धारा आ जाएगी। ऐसे ही क्या निकालेंगे, ऊष्मा निकालेंगे। ठीक है बेटा। अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय रेखाओं का, तो ये आपस में नहीं मिलती हैं, किसी को एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं, और वक्राकार होती हैं, बस यही बताना है और उसके लिखना है। अगले में मेरा कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसकी परिभाषा लिखनी है। किन्हीं विद्युत जनित द्वारा विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है, विद्युत जनित में उपयोग पूछ रहा है, विद्युत जनित उपयोग, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये। ठीक है ना, उपयोग, और फिर इसे बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, जनरेटर का। अगला है, अगला कह रहा है बेटा ये इसमें है, ये कह रहा है 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो समीकरणों को क्या करना है बेटा, हमें संतुलित करना है। ठीक है, संतुलित करेंगे ने। अगला है बेटा ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने हैं बेटा समीकरण। तो देखो पहला वाला है बेटा सी ए, ठीक है, ओ एच का होल ट्वाइस लिक्विड है, CO2 गैस प्लस CaCO3 प्लस H2O, तो 2H है, O4 और O भी 4, ये संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है, ये संतुलित है ऑलरेडी। ठीक है, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, तो H कितने हैं बेटा, 4 हैं, तो 2 का गुणा, तो 4H, 1 2 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 2 का गुणा कर दो। ठीक है, CH4, C एक है, H कितने हैं, 4 हैं, 4 हो गए, O कितने हैं, 4 हैं, 4 हो गए। सही है, ये संतुलित हो गया। अगला कह रहा है ये अभिक्रिया FeSO4 में अभिकारकता उत्पादन के नाम बताइए। ठीक है, ये कह रहा है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, केवल अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो भाई इसका जो समीकरण होता है वो ये होता है CaCO3, तो ऊष्मा देंगे तो CaO। अगला है इसे कह रहा है, ये कह रहा है यानी अपघटन क्रिया दीजिए। तो CaCO3 ऊष्मा देंगे, इसे ऊष्मा देने पर CaO CO2 टूट जाएगा ये, CaO CO2। ठीक है, अगला है बेटा 5 हो गया, 6वां निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो ये है बेटा 1 2 3, 3 कार्बन है, तो एथ मैथ प्रोप, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन प्रोपेइन हो जाएगा इसका नाम। 1 2 3 4, 4 है, तो
और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, निम्न तत्वों को परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। तो संयोजकता नाइट्रोजन की कितनी होती है? परमाणु संख्या होती है 7, परमाणु संख्या 7 और संयोजकता होती है 3। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, संयोजकता होती है इसकी 2। ठीक है, ये हो गया इसका। अगला कह रहा है बेटा टिप्पणी लिखिए। संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर लिखना है, हाइड्रोकार्बन पर संतृप्त टिप्पणी, संरक्षण पर, अवक्षेपण, अवक्रिया पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होते हैं वो प्लस्तर चढ़ाने में किया जाता है, और ये पेंट किया उपयोग लिखने इसके तो एक तो हो गया ये है बेटा। अगला है बेटा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग। तो अभी बताया था हमने एक उपयोग, और दूसरा होता है खिलौना बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके गुण देखेंगे। गुण क्या होता है बेटा? अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, 7वें का पहला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करेंगे बेटा? अगर हम CaSO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, H2O, अगर हम इसे गर्म करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये हो जाएगा CaSO4 प्लस H2O, पानी बाहर निकल जाएगा। अगर हम फिर से 2CaSO4 को किस पर करेंगे? 400 डिग्री पर गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाता है? 2CaO प्लस 2SO2 प्लस O2, गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और O2 निकलेगी। ठीक है, ये हो जाता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। उपयोग तो पता ही है आपको, यानी किस में प्रयोग करते हैं इसको? हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाने में और खिलौने बनाने में। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? पीएच क्षार और अम्ल के बताता है, खट्टे होते हैं, कसैले होते हैं क्षार। अगला है बेटा पोषण किसे किसे कहते हैं? स्वपोषी एवं परपोषी पोषण का उपयोग तो उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। स्वपोषी और परपोषी, स्व जो स्वयं भोजन बनाते हैं, परपोषी जो दूसरे के भोजन पर डिपेंड करते हैं। अगले कह रहा है बेटा पुष्प की अंदर काट का स्वच्छ नामक चित्र बनाना है इसमें भाई। ठीक है, 9वें में। अगला है मानव में लिंग निर्धारण का प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार। तो लिंग निर्धारण कैसे करते हैं? यानी XX XY, ठीक है, तो XX जब हो जाता है तो XX, और इससे X से मिलता है तो ये भी XX, और फिर XY मिलेगा तो XY, और इससे मिलेगा तो ये XY, ये वाला होता है लड़की लड़का वाला। ठीक है, इसे करना था। अगले में कह रहा है बेटा प्राकृतिक संसाधनों में संपोषी प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इनके संरक्षण एवं प्रबंधन के विभिन्न उपयोग का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषी प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? संरक्षण मतलब इनकी रोकथाम के लिए। फिर अगले में कह रहा है बेटा मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें क्या करना है? मानव का नर जनन तंत्र बनाना और चित्र बनाना है। ठीक है बेटा, ये आपका आज का पेपर है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें। ठीक है बेटा, और धन्यवाद। आगे और भी पेपर हम करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।